ओके, सो मीरोइंसेफली बेसिकली क्या नेम इंडिकेट कर रहा है? मीरो मीन्स पार्शियल है एंड इंसेफली मीन्स के ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। तो हाफ ब्रेन है इस फीटस में, ठीक है। तो अब होता क्या है बेसिकली मीरोइंसेफली में, अगर किसी फीटस को मीरोइंसेफली है, व्हाट डज इट इंडिकेट? इसकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस है वो क्या होती है कि हमें पता है कि न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन के बाद दो ऐसे पोर्स हैं जो कि क्लोज नहीं होते अंटिल 25th एंड 28th डे ऑफ डेवलपमेंट, जिनमें हमारे पास कौन से हैं? क्रेनियल का इंटीरियर न्यूरोपोर एंड कॉर्डल या फिर पोस्टीरियर न्यूरोपोर। इंटीरियर जो हमारे पास या क्रेनियल न्यूरोपोर है वो 25th डे ऑफ डेवलपमेंट में क्लोज होता है, और कॉर्डल या पोस्टीरियर जो है वो 28 डे ऑफ डेवलपमेंट में पे जो है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद ही हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब है इससे CNS डेवलप होता है, ठीक है। डैट इंक्लोजेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो अपर क्रेनियल एक्सपेंडेड पार्ट है डैट इंक्लोजेज द ब्रेन, और जो लोअर ये कॉर्डल पार्ट नजर आ रहा है नैरो पार्ट, डैट इंक्लोजेज द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह एक न्यूरल ट्यूब से पूरा का पूरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द क्लोजर ऑफ दिस न्यूरोपोर्स। क्योंकि ये क्लोज होंगे, जैसे कि क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोज होगा तभी फीटस में स्कल की डेवलपमेंट होगी और विद इन द स्कल ब्रेन की डेवलपमेंट होगी। और इसी तरह पोस्टीरियर की क्लोजर होगा तो उसकी वजह से हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी डेवलपमेंट होगी, वर्टिब्रल कैनाल बनेगी, और विद इन द वर्टिब्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। जैसे कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो ब्रेन वेसिकल्स है इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब एंड आफ्टर द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स। तो अब इसी सिनेरियो में अगर हमारे पास ये जो क्रेनियल पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब है इसका क्लोजर डिफेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो क्रेनियल न्यूरोपोर है इसका क्लोजर नहीं होता, तो फिर क्या होगा कि फीटस में स्कल की डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। स्कल की डेवलपमेंट नहीं होगी, खासतौर पे जो वॉल्ट है स्कल का उसकी जब डेवलपमेंट नहीं होगी तो विद इन डैट जो मेल फॉर्म्ड ब्रेन है वो क्या होगा, वो एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज होगा तो हमें पता है कि फीटस के सराउंडिंग एरियाज़ में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड का वैसे तो फीटस पे कोई क्रोसिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है, इंटरनल पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका क्रोसिव इफेक्ट होगा और एमनियोटिक फ्लूइड क्या कर देगा कि उस ब्रेन टिश्यू की डिजेनरेशन कर देगा। अब इस फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि फीटस को मीरोइंसेफली है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली इसका जो हमारे पास क्रेनियल पार्ट है या इंटीरियर न्यूरोपोर की क्लोजर नहीं हुई थी, वॉल्ट नहीं बना, जिसकी वजह से ब्रेन टिश्यू एक्सपोज हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रेन टिश्यू की डीजेनरेशन हो गई। अब इस डिफेक्ट को हम एनेंसेफली भी कह सकते हैं क्योंकि तकरीबन सारा का सारा ब्रेन जो है ब्रेन टिश्यू उसकी डीजेनरेशन हो चुकी होती है, लेकिन ये देखा गया है कि सर्टन केसेस में ब्रेन स्टेम जो है वो इंटैक्ट रहती है, क्योंकि वो थोड़ा डीपर स्ट्रक्चर आ जाता है, इस वजह से ब्रेन स्टेम इंटैक्ट रहती है। तो इसलिए जो मीरोइंसेफली टर्म है डैट इज़ मोस्ट सूटेबल। अच्छा, अब क्या देखा गया है कि समटाइम्स ये जो क्रेनियल न्यूरोपोर का क्लोजर था, ठीक है, ये जो क्लोजर डिफेक्ट है ये एक्सटेंड कर जाती है कॉर्डली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये जैसे हमारे पास मीरोइंसेफली थी और अब ये जो डिफेक्ट है ये स्पाइनल कॉर्ड में भी एक्सटेंड कर गया है, तो फिर हम इस जो डिफेक्ट है इसको क्या कहेंगे, क्रेनियो रेटिकाइसिस, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये जो स्पाइनल टिश्यू है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्लैटेंड मैस हमें नज़र आ रहा है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीटस। अच्छा, अब इसकी वजह से जो मीरोइंसेफली है क्रेनियो रेटिकाइसिस जिसकी वजह से भी हो गया है, उसकी वजह से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट क्या हो सकता है फीटस में, डैट इज़ अ पॉलीहाइड्रोनियोस। क्यों पॉलीहाइड्रोनियोस होता है? क्योंकि जो एनएंसेफलिक फीटसेस होते हैं उनका बेसिकली जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स होता है वो लैक हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन की जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है और जो मोटर फंक्शंस हैं वो लॉस हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स है वो लॉस हो गया है। अब हमें पता है कि आमतौर पर फीटस जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो करता है, देन वो उसकी इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली एब्जॉर्ब होता है और देन प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम मेंटेन रहता है। और विद इन दी हमारे पास अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोसीड करती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम जो है जैसे जैसे फीटस ग्रो करता है तो उसके हिसाब से जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। लेकिन इस केसेस में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी फीटस उसको स्वॉलो ही नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके सराउंडिंग है और उसका वॉल्यूम जो है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोनियोस की कंडीशन रिजल्ट हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फीटल यूरिन है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड में एक्सक्रीट आउट होता है, तो अगेन इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया और पॉलीहाइड्रोनियोस की कंडीशन हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है ड्यू टू द मीरोइंसेफली।
अच्छा, तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो क्या है कि जो फॉलिक एसिड है उसकी इनटेक करें, ठीक है। 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड की इनटेक होनी चाहिए ड्यूरिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से जो हमारे पास ये डिफेक्ट्स हैं लाइक मीरोइंसेफली और स्पाइना बाइफिडा यानी कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो उनकी प्रिवेंशन होती है ड्यू टू दी फॉलिक एसिड। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी मीरोइंसेफली।